यह समझने के लिए है कि लोकतंत्र असल में हमारे गांवों और शहरों में काम कैसे करता है। ये वो मशीनरी है जो दिल्ली या जयपुर से नहीं, बल्कि हमारे अपने मोहल्ले से चलती है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इस मशीनरी के पुर्जे खोलना शुरू करते हैं। नोट्स में सबसे पहले एक बड़ा ही साफ सुथरा चार्ट है जो स्थानीय स्वशासन को 2 हिस्सों में बांटता है, ग्रामीण और नगरीय। हाँ, ये वर्गीकरण बुनियादी है। ग्रामीण भारत के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं। सबसे नीचे गांव के लिए ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिले के लिए जिला परिषद। और शहरी इलाकों में दूसरी तरफ शहरी इलाकों की जरूरतें अलग हैं, तो वहां का ढांचा भी अलग है। छोटे शहरों के लिए नगर पालिका, बड़े शहरों के लिए नगर परिषद और महानगरों के लिए नगर निगम। इनके अलावा छावनी बोर्ड और न्यास पत्तन जैसी विशेष संस्थाएं भी होती हैं। ठीक है, ढांचा तो समझ आ गया, पर ये ढांचा बना कैसे? इसकी नींव कहाँ से पड़ी? यहाँ नोट्स में सबसे पहला नाम आता है लॉर्ड रिपन का। उन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ये तो बहुत बड़ा खिताब है। ऐसा क्या किया था उन्होंने? ये खिताब उन्हें बिल्कुल सही मिला है। सोचिए, 1882 का समय था, अंग्रेजी हुकूमत का दौर। उस वक्त रिपन ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें पहली बार स्थानीय बोर्डों को असली वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने की बात कही गई। अच्छा, इसीलिए इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा, ये शब्द मैंने इतिहास में पढ़ा है। इसका मतलब है महान चार्टर, जिसने इंग्लैंड में राजा की शक्तियों पर लगाम लगाई थी। तो क्या रिपन का प्रस्ताव भी कुछ वैसा ही था? बिल्कुल। जैसे 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा ने राजा की मनमानी पर रोक लगाकर आम लोगों को अधिकार दिए थे, वैसे ही रिपन के इस प्रस्ताव ने पहली बार भारत में स्थानीय संस्थाओं को कागजी शेर से निकालकर असली अधिकार देने की वकालत की। यहीं से एक संगठित स्थानीय शासन की शुरुआत हुई। और आजादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने तो इसे जरूर महत्व दिया होगा। दिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उन्होंने इसे अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में डाल दिया। अच्छा, मतलब ये एक सलाह जैसी थी, राज्यों के लिए इसे लागू करना अनिवार्य नहीं था। एकदम। इसी वजह से कई दशक तक पंचायती राज व्यवस्था राज्यों की दया पर निर्भर रही। और हाँ, नोट्स का एक रोचक तथ्य ये भी है कि भारत के पहले पंचायती राज मंत्री एसके डे थे। तो इसकी औपचारिक शुरुआत कब और कैसे हुई? वो ऐतिहासिक दिन था 2 अक्टूबर 1959, जब प्रधानमंत्री नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज का उद्घाटन किया। नागौर से, हाँ। पर जैसा मैंने कहा, इसे संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिली थी। ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। सरकारें आती जाती और पंचायतों के चुनाव टलते रहते। अच्छा, इसी कमी को दूर करने के लिए राजीव गांधी सरकार 1989 में 64वां संशोधन विधेयक लाई, लेकिन वो पास नहीं हो सका। हाँ, लोकसभा से पास होने के बावजूद राज्यसभा में सिर्फ 2 वोटों से गिर गया। मतलब मंजिल के बहुत करीब आकर चूक गए। फिर वो ऐतिहासिक मोड़ कब आया जिसने सब कुछ बदल दिया? वो मोड़ था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इस एक कानून ने पंचायती राज को राज्यों की इच्छा से निकालकर संविधान की गारंटी दे दी। इसने संविधान में भाग 9 जोड़ा, जिसका शीर्षक ही पंचायत है। और 11वीं अनुसूची भी है ना? हाँ, साथ ही 11वीं अनुसूची भी जोड़ी, जिसमें पंचायतों को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए, जैसे सड़कें, पीने का पानी, स्कूल, स्वास्थ्य वगैरह। ये एक क्रांतिकारी कदम था। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इस संशोधन तक पहुँचने से पहले कई समितियों ने सालों तक इस पर मंथन किया। नोट्स में सबसे पहला नाम है बलवंत राय मेहता समिति 1957। हाँ, बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज का वास्तुकार भी कहते हैं। उन्होंने ही आज की त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का खाका तैयार किया था। अच्छा। उनकी एक और सिफारिश थी कि ग्राम पंचायत में चुनाव सीधे जनता करे, लेकिन जिला परिषद का अध्यक्ष जिले का कलेक्टर होना चाहिए, कोई नेता नहीं। एक मिनट, अगर बलवंत राय मेहता की त्रिस्तरीय व्यवस्था इतनी अच्छी थी और आज भी चल रही है, तो फिर 20 साल बाद 1977 में अशोक मेहता समिति बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहली वाली व्यवस्था में कोई बड़ी खामी नजर आने लगी थी? बहुत अच्छा सवाल है। 20 सालों में ये देखा गया कि पंचायती राज संस्थाएं बहुत कमजोर हो गई थीं। अशोक मेहता समिति ने महसूस किया कि इसका एक कारण है शक्तियों का बिखराव। इसलिए उन्होंने 3 की जगह 2 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। एक मंडल पंचायत जो लगभग 15 से 20 गांवों का समूह हो, और जिला परिषद।
मतलब संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए। हाँ, लेकिन उनकी सबसे बड़ी और दूरदर्शी सिफारिश थी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना। उन्होंने ही पहली बार पुरजोर तरीके से ये मांग उठाई। तो हम कह सकते हैं कि समितियों का काम सिर्फ ढांचा बनाना नहीं, बल्कि समय के साथ उसमें सुधार सुझाना भी था। इसके बाद 1985 में GV.K. राव समिति आई, जिसकी एक टिप्पणी बहुत मशहूर है, बिना जड़ की घास। ये सिर्फ एक किताबी जुमला नहीं है। सोचिए इसका मतलब क्या है। सरकार ऊपर से योजनाएं और पैसा तो भेज रही है, जैसे घास पर पानी छिड़कना, लेकिन वो पानी जमीन तक यानी लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा। मतलब संस्थाओं की जड़ें जनता में थी ही नहीं। बिल्कुल, सारी ताकत कलेक्टर और BDO जैसे अफसरों के पास थी। राव समिति असल में कह रही थी कि पूरा सिस्टम एक दिखावा है जिसमें जान नहीं है। वाह, अब ये टिप्पणी हमेशा याद रहेगी। तो इन समितियों की सिफारिशों में एक पैटर्न दिखता है। बलवंतराय मेहता ने ढांचे पर फोकस किया, अशोक मेहता ने राजनीतिक सुधार और संवैधानिक दर्जे की बात की, और GV.K. राव ने अफसरशाही की समस्या को पकड़ा। बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ समितियों की लिस्ट नहीं, बल्कि समस्या को परत दर परत समझने का सफर है। इसी कड़ी में आगे LM सिंघवी समिति 1986 और फिर गाडगिल समिति 1988 ने संवैधानिक दर्जे की मांग को और मजबूत किया। गाडगिल समिति असल में आज जो 73वां संशोधन है, उसका ब्लूप्रिंट गाडगिल समिति की सिफारिशों पर ही आधारित है। उन्होंने 5 साल का निश्चित कार्यकाल, महिलाओं के लिए आरक्षण और राज्य वित्त व चुनाव आयोग बनाने जैसी सभी मुख्य बातें कही थीं। ये तो हुई केंद्र सरकार की समितियां। नोट्स में राजस्थान की अपनी समितियों का भी जिक्र है। सादिक अली समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति। हाँ, राजस्थान की परीक्षाओं के लिए ये नाम जरूरी हैं। इनमें से गिरधारी लाल व्यास समिति की एक सिफारिश आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने ही हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक, जिसे अब ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं, नियुक्त करने का सुझाव दिया था, ताकि पंचायत का प्रशासनिक काम सुचारू रूप से चल सके। बिल्कुल। चलिए अब इस चर्चा के दिल पर आते हैं। 73वें संविधान संशोधन के वो अनुच्छेद जो इसे असली ताकत देते हैं। शुरुआत अनुच्छेद 243A यानी ग्राम सभा से। ग्राम सभा पंचायती राज की आत्मा है। ये कोई चुनी हुई बॉडी नहीं है, बल्कि गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटरों का समूह है। ये गांव की संसद है। इसे सामाजिक अंकेक्षण की इकाई भी कहते हैं। सामाजिक अंकेक्षण, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसका मतलब है जनता का अपना CAG। अच्छा। जैसे CAG सरकार के बड़े बड़े खर्चों का हिसाब जांचता है, वैसे ही ग्राम सभा ये देखती है कि गांव में जो पैसा खर्च हुआ वो सही जगह हुआ या नहीं। सड़क कागज पर बनी या जमीन पर भी, नाली बनी तो कितनी मजबूत। ये सीधे जनता द्वारा किया जाने वाला हिसाब किताब है, इसलिए बहुत शक्तिशाली है। मतलब ये तो सीधे जवाबदेही तय करने का तरीका है। इसकी बैठकों के बारे में भी नोट्स में खास जानकारी है। संविधान में 6 महीने में एक बैठक का नियम है, पर राजस्थान में 4 बैठकें अनिवार्य हैं। हाँ, राजस्थान ने इसे और मजबूत किया है। 4 राष्ट्रीय पर्वों पर 26 जनवरी, 1 मई मजदूर दिवस, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। और कोरम? इन बैठकों के लिए कोरम यानी न्यूनतम उपस्थिति, कुल सदस्यों का 1/10 होना जरूरी है। और हाँ, सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया भी ग्राम सभा से ही शुरू होती है। आगे है अनुच्छेद 243B, जो त्रिस्तरीय प्रणाली की बात करता है। इसमें तो एक छूट भी है। सही, यह अनुच्छेद ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों का प्रावधान करता है, लेकिन जिन छोटे राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है, उन्हें बीच का स्तर यानी पंचायत समिति बनाने से छूट दी गई है। ठीक है, अब अनुच्छेद 243C जो चुनाव की प्रक्रिया से जुड़ा है। कौन सीधे चुना जाएगा और कौन अप्रत्यक्ष रूप से? नियम सीधा है, जनता से सीधे जुड़े पदों पर सीधा चुनाव, यानी तीनों स्तरों पर सदस्य, मतलब पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ये सब सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे। और सरपंच? राजस्थान में सरपंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष ही होता है, लेकिन ब्लॉक प्रमुख यानी प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। मतलब चुने हुए सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष चुनते हैं। और अब सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा, आरक्षण, जिसका जिक्र अनुच्छेद 243D में है। ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें SC और ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को हर पद पर, हर स्तर पर कम से कम 1/3 यानी 33% आरक्षण की गारंटी है।
और राजस्थान तो एक कदम और आगे बढ़ गया। यहाँ 2009 से महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू है। हाँ, और ओबीसी आरक्षण का फैसला राज्यों पर छोड़ा गया था और राजस्थान में ये 21% है। कार्यकाल की बात अनुच्छेद 243E में है। 5 साल का निश्चित कार्यकाल। इसका मतलब अब राज्य सरकारें मनमानी ढंग से पंचायतों को भंग नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। कार्यकाल पहली बैठक से पूरे 5 साल का होगा। अगर किसी पंचायत को बीच में भंग कर भी दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। और नई पंचायत पूरे 5 साल के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ बची हुई अवधि के लिए काम करेगी। हाँ, अगर बची हुई अवधि 6 महीने से कम हो तो नए चुनाव कराना जरूरी नहीं। तो हमने सदस्यों के चुनाव और कार्यकाल की बात कर ली, लेकिन सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए? ये अनुच्छेद 243F में बताया गया है। योग्यता बहुत सरल है। न्यूनतम आयु 21 साल और वोटर लिस्ट में नाम होना। लेकिन अयोग्यता के कई आधार हैं, जैसे लाभ का पद, दिमागी रूप से अस्वस्थ होना या दिवालिया होना। और राजस्थान में वो 2 बच्चों वाला नियम भी है। हाँ, राजस्थान में एक खास नियम 1995 के बाद 2 से ज्यादा बच्चे होने पर अयोग्यता का भी है। यहाँ एक जरूरी अपडेट भी है। पहले राजस्थान में शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य थी, लेकिन 2019 में सरकार ने इसे हटा दिया। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है जिसे याद रखना जरूरी है। तो हमने सदस्यों की बात की, लेकिन एक योग्य सदस्य भी तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक संस्था के पास खुद की शक्तियां न हों। और यही हमें अगले महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर लाता है, जो पंचायतों को असली अधिकार देते हैं। आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है। अब उन अनुच्छेदों पर आते हैं जो पंचायतों को असली ताकत देते हैं, यानी अधिकार, पैसा और स्वायत्तता। इन्हें हम पावर ट्रिनिटी कह सकते हैं। पावर ट्रिनिटी। हाँ, पहला है अनुच्छेद 243G, जो उन्हें काम करने की शक्तियां और जिम्मेदारियां देता है। दूसरा 243H, जो उन्हें टैक्स, शुल्क आदि लगाने का अधिकार देता है ताकि उनकी अपनी कुछ कमाई हो। और इस ट्रिनिटी का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अनुच्छेद 243I, राज्य वित्त आयोग। सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि यही वो संस्था है जो तय करती है कि राज्य सरकार की कुल कमाई में से पंचायतों को कितना हिस्सा मिलेगा। इसका गठन हर 5 साल में राज्यपाल करते हैं। राजस्थान में अब तक कितने बन चुके हैं? राजस्थान में अब तक 6 वित्त आयोग बन चुके हैं। पहले के अध्यक्ष के गोयल थे और छठे व वर्तमान अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह हैं। ये आयोग ही पंचायतों की आर्थिक सेहत का ध्यान रखता है। तो ये तीनों मिलकर पंचायतों को कागजी शेर से असली शेर बनाते हैं। अब 2 और जरूरी आयोगों की बात करते हैं। अनुच्छेद 243K में राज्य निर्वाचन आयोग और 243O में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जो पंचायतों के सभी चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्वतंत्रता इतनी जरूरी है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया उतनी ही सख्त है जितनी हाईकोर्ट के जज को हटाने की। अच्छा। और अनुच्छेद 243O ये सुनिश्चित करता है कि चुनावी प्रक्रिया में अदालतें दखल ना दें ताकि चुनाव समय पर हो सकें। नोट्स में अनिवार्य और स्वैच्छिक प्रावधानों का भी जिक्र है। ये क्या है? क्या संविधान कुछ राज्यों को छूट देता है? इसे परीक्षा के लिए एक बहुत अच्छी एनालॉजी से समझ सकते हैं। मान लीजिए संविधान ने एक घर का ढांचा बनाना अनिवार्य कर दिया है, जैसे नींव जो है ग्राम सभा, दीवारें जो 3 स्तर हैं और छत यानी 5 साल का कार्यकाल। तो ये अनिवार्य प्रावधान है जो हर राज्य को मानने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो स्वैच्छिक प्रावधान क्या हुए? घर की सजावट? एकदम। घर में रंग कौन सा होगा, मतलब ओबीसी को आरक्षण देना है या नहीं। अच्छा। बिजली के कितने स्विच लगेंगे, मतलब 29 में से कितनी शक्तियां पंचायतों को देनी है, या पानी का नल कहाँ लगेगा, यानी पंचायतों को टैक्स वसूलने का अधिकार देना है या नहीं, ये सब राज्यों पर छोड़ दिया गया है। ये भारत की विविधता को सम्मान देने का एक तरीका है। अब एक बहुत ही व्यावहारिक जानकारी जिससे सीधे सवाल बनते हैं, शपथ और त्याग पत्र। ये अक्सर कंफ्यूजिंग होता है। इसे एक लॉजिक से याद रख सकते हैं। ज्यादातर मामलों में त्यागपत्र एक स्तर ऊपर के अधिकारी या प्रमुख को दिया जाता है। देखिए, सरपंच अपना इस्तीफा अपने ब्लॉक के प्रशासनिक हेड यानी खंड विकास अधिकारी को देता है, बीडीओ को। और प्रधान अपना इस्तीफा अपने जिले के राजनीतिक हेड यानी जिला प्रमुख को देता है। और जिला प्रमुख अपना इस्तीफा अपने डिवीजन के प्रशासनिक हेड यानी संभागीय आयुक्त को देता है। ये तरीका बहुत अच्छा है, अब ये हमेशा याद रहेगा। अंत में राजस्थान की पूरी संरचना को एक साथ देख लेते हैं। हर स्तर पर एक राजनीतिक प्रमुख जो नेता है और एक प्रशासनिक प्रमुख जो अधिकारी है। हाँ, ये शक्ति संतुलन के लिए जरूरी है।
ग्राम पंचायत स्तर पर राजनैतिक प्रमुख है सरपंच और उसकी मदद के लिए प्रशासनिक प्रमुख है ग्राम विकास अधिकारी वीडियो। और पंचायत समिति स्तर पर? पंचायत समिति स्तर पर राजनीतिक प्रमुख है प्रधान और प्रशासनिक प्रमुख है खंड विकास अधिकारी बीडीओ। और सबसे ऊपर जिला परिषद में राजनीतिक प्रमुख है जिला प्रमुख और प्रशासनिक प्रमुख है मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, जो आमतौर पर एक आईएएस अधिकारी होता है। तो ये था स्थानीय स्वशासन पर एक गहरा विश्लेषण। हमने लॉर्ड रिपन के एक विचार से शुरू करके 73वें संशोधन के एक मजबूत कानूनी ढांचे तक का पूरा सफर तय किया। इसका सार यही है कि लोकतंत्र सिर्फ दिल्ली या जयपुर में नहीं, बल्कि भारत के हर गांव और गली में बसता है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये पूरी व्यवस्था विकेंद्रीकरण के दर्शन पर आधारित है, यानी शक्ति को ऊपर से नीचे तक बांटना। लेकिन इसकी सफलता कागज पर बने कानूनों से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिक, खासकर ग्राम सभा में, कितने सक्रिय हैं। अनिवार्य और स्वैच्छिक प्रावधानों का संतुलन दिखाता है कि कैसे एक राष्ट्रीय सोच को राज्यों की स्थानीय जरूरतों के साथ मिलाया जा सकता है। बिल्कुल। आज की चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या ये संस्थाएं आज जमीन पर उतनी ही शक्तिशाली हैं जितनी संविधान इन्हें बनाना चाहता था? और एक नागरिक के तौर पर हम अपनी ग्राम सभा को एक जीवंत गांव की संसद बनाने में और क्या भूमिका निभा सकते हैं?